नमस्कार, लोकसभा टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। और आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकसभा टेलीविज़न में। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक साल पूरा हो चुका है, एक साल का रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो किस तरह से देखते हैं आप अपने मंत्रालय को, अपने कार्यकाल को? देखिए, पिछले इन 1 वर्षों के अंदर जिस समय हमने 100 डेज का एक कार्यक्रम बनाया था और क्रमशः इसको हमने जैसे जैसे आगे बढ़ाया और जो हमारा टारगेट था ख़ास तौर से स्टील के सेक्टर में जितने भी हमारा जो पुराना जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को पूरा करने में हमने लगभग 2030-31 तक करीब 300 मिलियन टन का एक टारगेट हमने फिक्स किया था। ये हमारे 17-18 में तय हुआ था और जिस समय हम शुरू किए थे, जब ये पिछले 5 वर्षों का अगर देखेंगे तो जो हमारा प्रोडक्शन था वो लगभग 97 मिलियन के आसपास था उस समय। और जब 14 से ये जो प्रारंभ हुआ और आज की तारीख में अगर कहेंगे तो लगभग 110 मिलियन टन हमारा उत्पादन है। ये ज़रूर है कि अभी ये जो सारे घटनाक्रमों के कारण हमारा ये जो उत्पादन घटा है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उस पर कमी ज़रूर आई है, परंतु एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस आधार पर हम आगे बढ़ रहे थे और इससे जो हमारे जो रिक्वायरमेंट थी, ख़ासतौर से जैसे रेलवे का भी लगभग हमने 13 मिलियन टन का जो हमारा नेगोशिएशन हुआ था, हमने जो कमिटमेंट किया था रेलवे को, ख़ासतौर से पूरे हिंदुस्तान में कहीं पटरियाँ नहीं बनती, वो हमारे भिलाई में बनती है। हमने 13 मिलियन टन का टारगेट उनको 1 साल में पूरा करके देने का हमने तय किया था और वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब 17 मिलियन टन का है। तो हमने बाकी जो हमारा करीब 4 मिलियन टन का हमने उनको कहा कि आप अपने सुविधा से जहाँ से आप इंडिपेंडेंट आप तय करें, परंतु हमारा 17 मिलियन टन के अपेक्षा जो आपकी जो 13 मिलियन टन है वो हम पूरा करेंगे। ये इस प्रकार का एक है, हमने इस लक्ष्य को बनाया था। और टोटल अगर हमारे केवल मंत्रालय के अंतर्गत जो आने वाला हमारा सेल है, RIL है और जो हम उत्पादन करते हैं वो करीब करीब हम 21 मिलियन टन का हमारा अपना इस्पात क्षेत्र का, हमारे सेल का और RIL का, तो ये दोनों मिलाकर करीब करीब हम 21 मिलियन टन हमारा उत्पादन है। बाकी एवरेज हम देश के अन्य जो हमारे सेकेंडरी जो हमारे इंडस्ट्री है, स्टील सेक्टर के, हमारे प्राइवेट सेक्टर के, ऐसे सब मिलाकर के देखेंगे तो ये टोटल लगभग 110 के आसपास हम पहुँचते हैं। और ये जो स्थिति है, हम देश की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने में हम सक्षम हैं पूरे स्टील सेक्टर में, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट लोगों की ज़रूरत और ये बाकी अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास के हैं, रोड्स हैं, कंस्ट्रक्शन के, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। उस आधार पर हमने लगभग सब मिलकर के तीनों सेक्टर का, प्राइवेट का और हमारा अपना, ऐसा मिलाकर के इसको पूरा करने की स्थिति में हैं हम। तो हमारा टारगेट ये ज़रूर हमने जिससे मकसद को पूरा करने की दृष्टि से बढ़ रहे थे। दुर्भाग्य से ये जो कोरोना का संकट आया है इसके कारण ये स्थिति बन गई, क्योंकि सारे देश भर में उद्योग धंधे बंद हो गए। और परंतु हमारे जो इंडस्ट्री है, जो हमारी सेल है, RIL है, हमारे 5 जो सेल के अलग अलग यूनिट्स हैं, वो निरंतर पिछले 20 अप्रैल से वो हमारे कंटिन्यू चलते रहे। थोड़े समय हमको बंद करना पड़ा उस समय प्रारंभ में, चूँकि उनको स्टार्ट करने में भी इतना समय लगता है, इसलिए हमने उनको कंटिन्यू किया और हमारा जो प्रोडक्शन है बहुत कम हो गया। आज की स्थिति में करीब करीब हम 50% प्रोडक्शन हो रहा है आज की तारीख में, 50% फिर भी लॉस में है। तो इस प्रकार की स्थिति है। अन्य जो सेक्टर हैं, हम लोगों ने कुछ नए प्लान भी किए, कुछ नई पॉलिसी भी हमने किया। जितना हमारे पास FSNL का भी जो नया काम एक प्रकार का चलता था उसको भी हमने ओपन किया।
कुछ नए नए हमने ज़रूर प्लान किया है और मुझे लगता है माइनिंग का भी कुछ काम हमारे यहाँ जैसे हमारे एनएमडीसी के अंतर्गत होता है, कुछ नए हमारे आन हैं। तो ये सारे अगर पूरे विभाग के अंदर देखेंगे जो हमारे इस्पात उद्योग मंत्रालय से संबंधित, तो मुझे लगता है कि हम बेहतर स्थिति में हम खड़े हो गए थे। हमारी जो फरवरी तक की जो स्थिति थी, जो हमारी रिपोर्टिंग थी, बहुत अच्छी थी। मार्च से ज़रूर ये सारा प्रभाव, क्योंकि हमारी माइनिंग सारे हमको बंद करना पड़ा। माइनिंग हमारी शुरू नहीं, केवल हमारे इस्पात क्षेत्र के जो इंडस्ट्री है उसको हमने उस उद्योगों को चालू रखा, बाकी माइनिंग का सारा हमको बंद करना पड़ा। अभी भी हमारे जैसे मॉइल का है, वो उसमें से हमारे 4 अलग अलग जो खदानें हैं वो अभी शुरू हम कर पाए हैं, एक उसमें अभी भी बाकी है। तो इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में, तो कुल मिलाकर के इतना आज की जो स्थिति है, और इससे निपटने के लिए कोरोना का भी जो विषय इसके अंदर आया है, तो विभाग के तरफ से हम लोगों ने सभी पीओएस जितना हमारे हैं ये मिलाकर के लगभग हमने 5-5.5 करोड़ रुपए, हम जो हमारा CSR का फंड आता है अलग अलग, उसमें हमारे एम्प्लॉइज भी हैं, अधिकारी कर्मचारी, हम सब लोग मिलकर के ऐसा करीब 550 करोड़ का हमने PM रिलीफ फंड में भी हमने डोनेट किया है। और उसको हमने 1 साल तक का पूरा ये ग्रांट जितना हम मदद कर सकते हैं उसके अंतर्गत हमारे अपने मास्क, जितना हमारा जो कार्यक्षेत्र है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए जो हम CSR से करते थे, जो इसके पहले CSR क्षेत्र में जो NGO सोशल सेक्टर में जो काम करते थे उन लोगों को भी हमने लगाया। हमारे अपने खुद के मास्क बनाने का काम भी हमने शुरू किया। जो पहले अन्य क्षेत्रों में काम करते थे वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ जहाँ पर ख़ासतौर से हिमालय के अंदर, झारखंड के अंदर, ऐसे अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ हमने इस काम को किया। सैनिटाइजर्स का और बाकी हॉस्पिटल जो हमारे हैं, हमने लगभग 1500 बेड अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यूनिट के अंदर हमने किया है कि कभी कोई अगर इस प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हमने कोविड की दृष्टि से हमने अपने हॉस्पिटलों को थोड़ा अपग्रेड किया। उनकी जितना आवश्यक चीज़ें हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह और बाकी हमारी PP किट का भी प्रॉपर उपयोग हम उन क्षेत्रों में हमने किया है। बाकी जैसे झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर, कुछ छत्तीसगढ़ में भी, और जो हमारे मेडिकल कॉलेज थे, हॉस्पिटल्स थे, उनको भी हमने उनके अलग अलग वार्ड्स वगैरह हमने उनको बनाया और उसको अपग्रेड किया। तो काफ़ी हमने इन्वेस्ट किया इसके लिए, और कुल मिलाकर के इसे कोरोना संकट से निपटने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे इस्पात मंत्रालय की ओर से जो हम अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वो हमने पूरी कोशिश किया है और इस लड़ाई को हम अभी लड़ रहे हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए भी अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन कोरोना के समय में लड़खड़ा गई है हमारी औद्योगिक क्षेत्र, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, जितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। अब फिर से उन्हें रफ्तार देने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, हम लोगों ने कोशिश किया है इसको लेकर के, ये जो हमारी कमी आई है, चूँकि टोटल उद्योग हमारे सारे देश भर के बंद हो गए। मैंने भी करीब 17-18 ऐसे स्टेटों में अलग अलग हमारे उद्योग मिनिस्टरों से मैंने बातचीत किया। एक विषय इसमें से निकल कर के आया कि जो MSME का जो सेक्टर है उसको अभी प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया, उसमें से काफ़ी बड़ा अमाउंट हमारे MSME सेक्टर को गया है। और उससे हम लोगों ने कहा है अलग अलग स्तर पर, और मुझे लगता है कि हम इस सेक्टर को बढ़ाएंगे। जितना अभी तक उद्योगों को हम और चालू करा सकते हैं, बड़ी संख्या में जो हमारे जो वर्कर्स है, ख़ासतौर से लेबर, जो रिग्रेंट लेबर जो वापसी हुए, तो एक तो इसके कारण प्रभावित हुआ। दूसरा, वहाँ जो लोकल स्तर पे जो लोग काम कर पा रहे हैं उनको लेकर के लगभग ये जो हमारा 30% है जो लेबर के साथ में उद्योगों को हमने शुरू कराना तो प्रारंभ किया है, परंतु पूरी तरीके से आज भी वो हो नहीं पाए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों की अपनी अपनी कुछ समस्याएं हैं इंडस्ट्री सेक्टर को लेकर।
परंतु हमारा जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय से हमने कोशिश कर रहे हैं कि लोकल स्तर पे कुछ हमने ऐसे क्लस्टर बना करके, अभी कल भिलाई को लेकर के हम लोग बैठे थे, इसके पहले हमारे राउरकेला को लेकर के हम बैठे थे। अलग अलग ऐसे जो हमारे यूनिट्स हैं, वहाँ आसपास जितने हमारे जो इंडस्ट्री क्षेत्र हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको और हम रॉ मटेरियल से, हमारे रेट से बाकी चीज़ें हम प्रोवाइड करा सकते हैं और वहाँ से लोकल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे जो इंडस्ट्री हैं, जो हम साथ मिलकर के काम करते हैं, मदर इंडस्ट्री होने के कारण हमारी कोशिश है कि आसपास के जो सेक्टर हैं उनको हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी की जो ये कल्पना है कि आत्मनिर्भर भारत, अगर भारत को या भारत में रहने वाले लोगों के लिए हमको कुछ करना है तो हम अपने संसाधनों में से ही एक रास्ता निकालना पड़ेगा। ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसमें चाहे मजदूर हों, उद्योग धंधे हों और चाहे अलग अलग सेक्टरों में काम करने वाले लोग हों, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसका अलग अलग तरीके से, और जो हमारे जो लोग ख़ास तौर से गरीब लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा उनको एक प्रकार का लाभ हुआ है। परंतु उद्योगों को हम और कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भारत के अंदर जो भारत की जो स्थिति है, हम आज ऐसा मानते हैं उद्योगों के क्षेत्र में जो हमारी स्थिति थी, हम धीरे धीरे सर्वाइव कर रहे थे, परंतु ये जो संकट आया है केवल भारत में नहीं, दुनिया में ये संकट आया और मुझे लगता है कि उद्योगों के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से दुनिया प्रभावित हुआ है। और आज हम जितनी हमारी क्षमता है, सामर्थ्य है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे पीपी का जो हमने अभी एक नया इंडस्ट्री हमने शुरू किया है, ये भी हर क्षेत्र में, हमारे यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में हमने इसके लिए कहा है कि इस प्रकार की योजना हमको लाना चाहिए भारत के लिए, भारत देश के लिए, लोगों को स्थानीय स्तर पे एम्प्लॉयमेंट के लिए। चूँकि ये जो प्रभावित लोग हैं, इन प्रभावित लोगों को हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, उनको एक मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, ये हमारी कोशिश है। और मुझे लगता है कि जितना जो गिरावट आई है उसको हम बहुत जल्दी सर्वाइव करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में हमारा ये मंत्रालय का भी पूरा योगदान है। नेशनल लॉजिस्टिक और क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए इस्पात मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए मैंने कहा कि कल हमारी भिलाई एक क्लस्टर हमने उसको माना है, ऐसा ही अलग अलग है राउरकेला को भी, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसको हमने निकाला है, परंतु किसी न किसी सेक्टर को जोड़ करके वहाँ पर लोकल इंडस्ट्री को कैसे हमको प्रमोट करना है, ये हम लोग ऐसा चाहते हैं। और इसके लिए हम अलग अलग स्तरों पे अभी विचार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके बारे में जो हमारी कल्पना है वो निश्चित तौर से स्थानीय परिवेश पर जितनी वहाँ हमको ज़रूरत है, वहाँ के जो स्थानीय हमारे जो सेकेंडरी स्केल के हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनके एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और इसके लिए क्या क्या हम किया जा सकता है। कल ही हमने प्रयोग किया था ब्रिजेस का, कि आज इसकी ज़रूरत है, टिकाऊ होना चाहिए, कम समय में उसका निर्माण होता है, पर्यावरण प्रभावित नहीं होते, मेंटेनेंस, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में आया। और मुझे लगता है इसको लेकर के हम लोकल इंडस्ट्री को भी हम प्रमोट करेंगे और हमारे जितने भी इस प्रकार के क्षेत्र हैं हमने सबको आइडेंटिफाई किया है और उसको लेकर के हम निश्चित आने वाले भविष्य में एक अच्छा हम प्रदर्शन कर पाएंगे और देश के तरक्की में, आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान हमारे इस्पात सेक्टर का हो सकता है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की भी बात कही गई है। क्या है ये फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट और कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करके आर्थिक रफ्तार दी जा सकती है? देखिए, इसको लेकर के मुझे लगता है कि हमारे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे उद्योग मंत्रालय है, हमारा ये मंत्रालय है, इसको वाणिज्य मंत्रालय को भी जोड़ना पड़ेगा, हमारे भारी उद्योग को भी जोड़ना पड़ेगा, माइनिंग को भी जोड़ना पड़ेगा, कोयला, ऐसे अलग अलग है। परंतु ये जॉइंटली हमको एक बार समग्र दृष्टि से विचार करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस स्थिति में आगे बढ़ पाएंगे। और इस दिशा में प्रधानमंत्री जी सबको ये कह रहे हैं कि भाई एक बार बैठ करके
ये जो कल्पना है इसको कैसे पूरा करना है। मुझे लगता है कि क्योंकि अलग अलग इंटर मिनिस्ट्री का मामला है तो हम इसको लेकर के अभी बातचीत चल रहे हैं और हम इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं। जी, औद्योगिक क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक बुनियादी ढांचा हमारे पास मुकम्मल ना हो तब तक शायद हम रफ्तार नहीं दे पाते हैं। 100 लाख करोड़ रुपए खर्च की बात भी मंत्रालय की तरफ से कही गई। कितना हम इसमें आगे बढ़ पाए हैं? देखिए, हमारे पास भारत में रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, परंतु ये ज़रूर है कि इसके बारे में एक बार हमको असेसमेंट करना पड़ेगा, पूरा आकलन के साथ है, अलग अलग दिशा में सोच करके अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में, अलग अलग रॉ मटेरियल्स के किस क्षेत्र में कहाँ आवश्यकता है और किस क्षेत्र में इसकी खपत है, ये इसको देखना पड़ेगा और इसको ध्यान में रख करके हमको आगे बढ़ना है। और इसी दिशा में आज ये जो हमारी जो कल्पना है, मुझे लगता है इसको लेकर के अभी मैंने कहा कि जैसे हमारे पास कॉटन है, थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्र में हार्टिकल्चर को भी, एग्रीकल्चर को भी कितना और इसको उद्योग की तरह हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। माइनिंग के सेक्टर में माइनिंग की ज़रूरत किन किन क्षेत्रों में है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, और माइनिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। कुछ हमारी जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, हम चाहते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में एक बार आकलन करें। जो इंपोर्ट हमारे यहाँ हो रहा है बहुत बड़ी संख्या में, वो हमारे भारत के किन किन क्षेत्रों में जा रहा है, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा रोक करके स्थानीय आवश्यकता, भारत की जो ज़रूरत है, भारत के लोगों को जो ज़रूरत है, उसको ध्यान में रख करके अगर इसको हम थोड़ा डाइवर्ट करके अगर इस दिशा में ले जाएंगे तो मुझे लगता है हमारा जो स्थानीय आधार पर जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, हमारे स्थानीय परिवेश की बात कर रहे हैं, भारतीयता की जो हम बात कर रहे हैं, और ये जो हम सपना देख रहे हैं, इसको हम पूरा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आज हमारे पास किसी क्षेत्र विशेष में कमी नहीं है। जी, फिलहाल हमारी उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो 140 से 145 मिलियन मैट्रिक टन की उत्पादन क्षमता है। 2030 तक 300 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात कही गई। इसके लिए किस तरह से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और 2030 तक क्या हम इस लक्ष्य को पाने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे? अगर आप देखेंगे इन 6 वर्षों के अंदर, तो पिछले 2014 से आज हम 20 में पहुँचे हैं। इन 6 वर्ष के अंदर लगभग हमारा करीब 25 मिलियन टन हमारा इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। तो अगर इस एवरेज अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम जो 300 मिलियन का टारगेट का जो लक्ष्य है, अब हमारे पास अभी 10 साल है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। एवरेज अगर देखेंगे, हमने मॉडर्नाइजेशन के बाद यहीं हम अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 से 7 मिलियन टन की हमारी जो कैपेसिटी आज भिलाई की है, लगभग 7 मिलियन टन की हमारे विशाखापट्टनम की है। अगर अलग अलग हम देखेंगे, फिर अगर हम राउरकेला को देखें तो करीब करीब 4.5 के आसपास राउरकेला की जो स्थिति है, बोकारो की स्थिति है, दुर्गापुर है, बर्नपुर, तो ऐसा अगर एवरेज भी देखेंगे तो हमारे अपने इस्पात के क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन के बाद हम काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं। और इसके कारण हम यहाँ पर, ये ज़रूर है कि मॉडर्नाइजेशन के बाद जितना प्रोडक्शन बढ़ जाना चाहिए, वो अभी क्या है, इससे सारे नए डेवलपमेंट के कारण, नई तकनीक के कारण थोड़ी कठिनाई ज़रूर हुई कि उसको एक बार रोलिंग आना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने प्लांट शुरू किया है, तो कुछ समय लगता है। जैसे वो रोलिंग हमारा बनेगा तो अपने आप हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति है और हम निश्चित तौर से ये जो हमारी 2030 की जो कल्पना है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और कहीं भी भारत के अंदर स्टील के क्षेत्र में, इस्पात के क्षेत्र में जो भी ज़रूरत है वो हम पूरा करने में हम सक्षम हो सकते हैं। हमारी इतनी क्षमता है, हमारे पास सारे इस प्रकार के मटेरियल्स भी हैं, जहाँ जितना ज़रूरत पड़ते हैं वो भी हम भारत से ही लाते हैं। थोड़े बहुत कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमको कुकिंग कोल बाहर से बुलवाना पड़ता है, बाकी लगभग सभी हमारे भारत के अंदर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर एमएसएमई सेक्टर हो या और कोई से उद्योग हो,
हर जगह पर स्टील की ज़रूरत होती है, यानी मैं कहूँ कि हर व्यक्ति स्टील से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। उत्पादन क्षेत्र में बढ़ावा देने पर जहां हमारा फोकस है, तो खपत को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से काम कर रहा है मंत्रालय? देखिए, हमारे यहाँ मंत्रालय के बहुत सारे अलग अलग उसके चैनल्स हैं और हमारा आपस का कोऑर्डिनेशन भी रहता है, हम एक दूसरे से बात करते हैं। मैंने कहा कि जैसे माइनिंग का जो क्षेत्र है, बिना माइनिंग के हमारे उद्योग चल नहीं सकते। हमारे पास है कुछ माइंस हैं, फिर भी हम बाहर से भी, मैंने दूसरे माइनिंग डिपार्टमेंट से भी हमको सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, कोयला की भी हमको ज़रूरत पड़ती है। ऐसे और भी मंत्रालय हैं, अलग अलग उद्योग हैं, बिना इसके काम चलता नहीं। पावर है, पानी है, वाटर है, तो ये सब की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो मंत्रालय को बढ़ाने में जितना हमारे लिए आवश्यकता, रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना हमारी क्षमता है। ये ज़रूर है कि हमको कुछ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हमको भविष्य में करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र का विस्तार हम कर सकें, लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। क्योंकि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम देख रहे हैं, अभी आप देखेंगे जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन का, रोड का ख़ास तौर से, जितने नेशनल हाईवे है, NHAI का है, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ये सारा का सारा हमारे यहाँ से ही जाता है। बाकी कुछ और भी प्राइवेट सेक्टर के हैं, परंतु हमारे यहाँ से भी बहुत बड़ी संख्या में लोहे का उपयोग होता है और लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि सरकारी संस्था होने के कारण ये ज़रूर है कि बाज़ार में थोड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको पॉलिसी डिसीजन में थोड़ा समय कम लगता है, हमको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, परंतु क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये हमारे यहाँ का हो, सेल के अंदर हो, और चाहे RNL का हो, बाकी अन्य संस्थाओं का भी हो, क्वालिटी को हमने मेंटेन किया है। और इसलिए इस बार पहली बार क्वालिटी को लेकर के हम एक नई पॉलिसी अडॉप्ट किए कि इसमें क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़, किसी सेक्टर में काम करने वाले लोग हों उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और इसलिए हमने इस क्वालिटी को प्राथमिकता दिया है। एक नए प्रयोग हम लोगों ने किया है 1 साल के अंदर, और आने वाले भविष्य में इसको और बेहतर हम उद्योगिक क्षेत्र में, कोई भी संस्थान हो, सेफ्टी के लिए हर आदमी को, हर संस्थान को ज़रूरत पड़ती है, वो हमने किया। फिर एक क्वालिटी को, इसके लिए सभी संस्थाओं के लिए, तो हमने 1 साल में ऐसे नए प्रयोग किया है। और मुझे लगता है कि जब इस प्रकार के प्रयोग संस्थान के अंदर या हमारे मंत्रालय के अंदर स्टील सेक्टर में हमने किया है, तो देश भर में जो ज़रूरत है उसकी आज डिमांड भी बढ़ी है, और उस आधार पे हम उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी हम लोग कर रहे हैं। बाकी लोग, कई बार बाहर से सामान आता है, इंपोर्ट भी करते हैं लोग, उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती, परंतु हमने अपने स्तर से ये कोशिश हम लोगों ने किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में सरकार जो सोच रही है, हमारा मंत्रालय सोच रहा है, ये पूरे देश को ध्यान में रख कर के, देश के नागरिकों के हित में हम लोग सोच रहे हैं कि उनकी आवश्यकता, ज़रूरत, उसको ध्यान में रख कर के कितना हम उसको पूरा कर सकते हैं, हमारी क्षमता कितनी है, इस पे निर्भर करता है। और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं इसको लेकर। उद्योगों से मजदूर खास तौर पर बड़ी संख्या में जुड़े होते हैं और उनका घर भी चलता है उद्योगों से ही। लेकिन इस कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि मजदूरों का पलायन बड़ी संख्या में हुआ। इससे क्या उद्योग कितना प्रभावित हुआ, और भविष्य में इस तरह की स्थितियां ना बने, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी जो खासतौर से जो इमिग्रेंट लेबर की बात है, जितने भी तरह के उद्योग हैं, पूरी तरीके से मैंने कहा कि उद्योग इन मज़दूरों के कारण अभी भी बंद हैं। थोड़ी सीमित संख्या में उद्योग ज़रूर शुरू हुए हैं, काम शुरू हुआ है, परंतु प्रोडक्शन नहीं है। हमने अभी प्रधानमंत्री जी ने ये जो पिछले महीने की 12 तारीख को जो अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का, उसमें एक पक्ष जो मज़दूरों का भी है, PBF का, ये जो 20%, 24%, 24% जो 12% संस्थान का, 12% एम्प्लॉयज़ का होता, तो उसको देने का सरकार ने फैसला किया है। मुझे लगता है कि ये हमारा जो लेबर कानून बना है, पहली बार ये हमारे देश में लेबर एक्ट बना है, ताकि मज़दूरों का जो शोषण होता था, उनका किसी प्रकार का कोई क्लेम
कोई किसी प्रकार की उनकी स्वेटी नहीं होती थी। इससे कानून के बनने के बाद हर संस्थान को अब मजदूर के बारे में चिंता करना पड़ेगा, चाहे वो किसी क्षेत्र विशेष में काम करने वाले मजदूर हों। वो इसके बारे में सरकार ने एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय किया। इसके कारण अभी सरकार ने इस संकट के समय में, इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो हमारे संस्थान बंद हो गए थे, अनेक तरह के उद्योग धंधे बंद हुए थे, उनमें काम करने वाले वर्कर्स को लाभ देने का निर्णय भी सरकार ने किया है। और ये 24% उनको ये जो पीबीएफ की राशि देने का फैसला किया है, ये भी मुझे लगता है कि देश में जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनके हित में हुआ है। ये ज़रूर है कि मजदूर कब लौटने वाले हैं, कितने समय में लौटेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। परंतु मुझे लगता है कि जो रेगुलर एम्प्लॉय जो काम करते थे संस्थानों के अंदर, क्योंकि अब उनको ये भी ध्यान में आया है कि हमको ये जो पीबीएफ की राशि है, कई बार संस्थान जमा नहीं करते थे, वो एक कठिनाई थी। पर इस बार सरकार ने इसको कंपलसरी किया है कि हर संस्थान को अपने एम्प्लॉयज की चिंता करना पड़ेगा। उसको जो फैसिलिटीज हम दे सकते हैं इस कानून के अंदर प्रावधान किया गया है। और अगर संस्थान इन कानूनों का पालन नहीं करेगी तो संस्थान को बंद करने का भी अधिकार उसके अंदर प्रावधान किया गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कोई भी इंडस्ट्री अब इस समय नहीं सोच सकता, और जहाँ जहाँ हैं, जितने लोग अभी तक काम छोड़कर गए हुए हैं, मुझे लगता है कुछ समय के बाद वो लौटेंगे और इससे थोड़ा ये जो कमी आई है इसकी भरपाई होगी, उत्पादन बढ़ जाएंगे, प्रॉपर उद्योग धंधे काम करना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे ये जो आर्थिक संकट है हम इससे उभार पाएंगे देश को। परंतु मैं ये भी कहता हूँ, जो मैंने बहुत जगह देखा है, लोगों से बातचीत किया, मैंने कहा कि उद्योग मंत्रियों से मेरी जो बातचीत हुई उसमें से ध्यान में आया। और इसीलिए हमारा जो लोकल एक्ट है, एमएसएमई का है, स्थानीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट का है, इसको हमने और प्रमोट किया है। बाकी अन्य लोग भी कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारों के अंदर है वहाँ उनकी भी अभी डिमांड चल रही है, और अगर राज्य सरकारें थोड़ी बातचीत करेंगे तो इसमें थोड़ा उभार आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से भले ही औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुए हों, लेकिन आने वाले समय में एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्र रफ्तार पकड़ेंगे और फिर हम आत्मनिर्भर भारत की ओर रफ्तार बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल लोकसभा टेलीविज़न में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।